हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनकी कैसी आकृति होती है या यानी कि बाहर से वो कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो आउटर स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी प्लांट का, उसी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। फ्लावरिंग प्लांट की कैसी मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, कलर, स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस का एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के वेरियस पार्ट की जो रिलेटिव पोजीशन होती है, उसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे कि उसकी कैसा उसका आकार होगा, उसकी है ना, उसकी फॉर्म कैसी है उसकी बात करेंगे, साइज़ कैसा है उसकी बात करेंगे, उसका कलर कैसा है उसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक बायोलॉजिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो वेरियस पार्ट होते हैं, वेरियस पार्ट की जो रिलेटिव पोजीशन होती है, जैसे कि उसकी फॉर्म कैसी है, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम इसमें मॉर्फोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसमें मॉर्फोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी के। मॉर्फोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इस मॉर्फोलॉजी की। नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। यानी कि मॉर्फोलॉजी इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हम किसी भी प्लांट को हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं ईजीली, उसको रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए, और किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हमें मान लो आम का पौधा है, मैंगो ट्री है, अगर हमें उसके बारे में नहीं पता होगा कि ये मैंगो ट्री है, उसकी हमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने देखा ही नहीं है कि उसके ऊपर कैसी कि सिंपल लीव्स होती हैं, अगर हमें यही नहीं पता कि कंपाउंड लीव्स कौन सी होती हैं, सिंपल लीव्स कैसी होती हैं, तो हम किसी प्लांट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो रूट में और स्टेम में और लीव्स में डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से इन प्लांट्स को ना हम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब उनको जो क्लासीफाई कर लेते हैं, डिवाइड नहीं क्लासीफाई कर लेते हैं, और क्लासीफाई करके उनको हम पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इनको हम क्लासीफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज़ या फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इनको हम क्लासीफाई करते हैं। और यही जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में सहायता करती है या एसेंशियल होती हैं ये सारी चीज़ें। नॉलेज के लिए, नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए ज़रूरी होती है मॉर्फोलॉजी किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी प्लांट की। ठीक, नेक्स्ट है इसमें इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरियस फाउंड इन स्पीसीज़। और साथ ही साथ कि जो वेरियस प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में, काफ़ी इंडिया में नहीं, इसके अलावा जो काफ़ी इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, है ना, तो वहाँ पर अगर हमें मालूम है किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हमें मॉर्फोलॉजी पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिज्म को हम जान लेंगे कि मान लीजिए कोई अगर ठंडा इलाका है तो हमें पता है कि इस रेंज में कैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, या फिर कोई गर्म इलाका है तो इस रेंज में हमें कैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी मॉर्फोलॉजी की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू स्टोरेज और एक्सेस ऑफ मिनरल्स। यानी कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो रही है या टॉक्सिसिटी सिम्टम आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें भी, कि सडनली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो गई जो, तो फिर क्योंकि वो जो चेंजेस हैं हमें मॉर्फोलॉजिकल दिखाई देंगे ना। अब मान लो आप हैं, आपकी बॉडी में अगर आप अगर ठीक दिख रहे हैं तो आपका जो फेस है वो अच्छा खासा दिखेगा, है ना, आपकी बॉडी ठीक दिखेगी। अगर आपको फीवर आ गया तो आपकी बॉडी के ऊपर भी तो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, और एक्सप्रेशन उस चीज़ के उसकी वजह से आपके ऊपर एक्सप्रेशन आ रहे हैं, फीवर आया तो आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो हम आपको देखकर बता सकते हैं कि आपके अंदर इस चीज़ की डेफिशिएंसी हुई है, ये टॉक्सिसिटी आपके अंदर आ गई है जिसकी वजह से आपको फीवर आ रहा है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी
इसलिए भी किसी को भी जानना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि मॉर्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस ये भी है कि अगर हम किसी को एक्सटर्नली देखकर हम उसको बता सकते हैं कि किस चीज़ की उसके अंदर डेफिशिएंसी हुई है, क्या उसके अंदर सी टॉक्सिसिटी हुई है उसको। तो इसीलिए क्या है, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये भी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक, क्योंकि जो बाहर है बॉडी के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, तो ये भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए। अब हम इसमें बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनकी बात हम इसमें करेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, अब आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तो मुझे मेरे ख्याल से नहीं बताने होंगे, वो तो आपको पता होंगे कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं और एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर जो है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट अगर आ जाए ना, तो यानी कि एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, वो उनके अंदर क्या होंगी, रूट्स होंगी, स्टेम होंगे, लीव्स होगी, फ्लावर्स होंगे और फ्रूट्स होंगे, ठीक है। जो प्लांट किस तरीके से डिवाइड होगा, उनमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका सबसे पहला सिम्टम ही ये है कि उनमें रूट्स होंगी, स्टेम होंगे, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे और फ्रूट्स होंगे। ये मॉर्फोलॉजी है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या है, कैरेक्टर है, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर रूट सिस्टम, ठीक, क्या होगा, रूट सिस्टम होगा। रूट सिस्टम क्यों कहा, क्योंकि अभी हम इसको हम बताएंगे, टैप रूट, फाइब्रस रूट, इस तरीके से काफ़ी सारी रूट होती हैं, इसलिए रूट सिस्टम कहा गया है यहाँ पर। एंड द पोर्शन एबव द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम, और जो ऊपर की तरफ जो पोर्शन दिखाई देता है, रूट के ऊपर जो ऊपर की तरफ जो पोर्शन दिखाई देता है, ये जैसे रूट है, इसके ऊपर जो ऊपर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहेंगे। शूट सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पर आगे जाके काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ना पूरा पौधा, तो इसीलिए उसे हम कहेंगे शूट सिस्टम, ठीक। अब हम बात करेंगे कि रूट की। रूट भी कई तरीके की होती हैं, फाइब्रस रूट होती है और टैप रूट होती है, एडवेंशियस रूट्स होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर रूट किस टाइप की होती है, तो इनकी बात करेंगे। अब पहले यहाँ पर बात आती है कि डाइकोटिलेडनस जो प्लांट होते हैं, उनमें उनके अंदर रूट का क्या सिस्टम होता है, ठीक है। इन डाइकोटिलेडनस प्लांट और डाइकोटिलेडन्स, elongation of radicle forms the primary roots which bears lateral roots of several orders called secondary roots, tertiary roots, etc. जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं या डाइकोटिलेडन्स होते हैं, आई होप कि आपको डाइकॉट और मोनोकॉट पता है, ठीक है। अब हम सिर्फ एक ही बात इसमें बताएंगे आपको, डाइकॉट और मोनोकॉट में। डाई का मतलब दो और मोनो का मतलब एक। डाई जिसके अंदर अगर हम किसी भी सीड को ब्रेक करें और वो अगर दो कॉर्ड्स दिखा रहा है तो उसे हम कहेंगे डाइकॉट। और मोनोकॉट क्या होते हैं, जिसके अंदर केवल एक ही कॉट होता है, जिसके अंदर केवल एक ही कॉट बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोकॉट कहते हैं। डाइकॉट के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे चना है, मटर है और काफ़ी सारी जो दालें हैं, वो सब डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं। और मोनोकॉट कौन से होते हैं, मोनोकॉट होते हैं जिनकी, जैसे कि गेहूँ है, बाजरा है, चावल है, ये सब मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। डाइकॉट को हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री और मोनोकॉट को हिंदी में कहते हैं एक बीज पत्री, ठीक है। एक बीज पत्री आप इसी से समझ गए होंगे, जिसमें एक पत्र है वो एक बीजी और जिसमें दो पत्र हैं उसे हम कहेंगे द्विबीजी, ठीक। तो डाइकॉट, मोनोकॉट। अब इसमें नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट्स, ठीक है। अब आपको पता है कि प्ल्यूमूल और रेडिकल बनते हैं। जब हम किसी भी सीड को लगाते हैं सॉइल के अंदर तो उसमें क्या बनेंगे, प्ल्यूमूल्स और रेडिकल बनते हैं, प्ल्यूमूल्स और रेडिकल। प्ल्यूमूल जो होंगे वो तो ऊपर की तरफ शूट सिस्टम को लेकर जाएंगे और जो रेडिकल हैं, आर फॉर रूट और आर फॉर रेडिकल, याद रखिएगा, आर फॉर रूट और आर फॉर रेडिकल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो रेडिकल हमेशा मतलब सॉइल के नीचे की तरफ बढ़ेगी, है ना, और जो प्ल्यूमूल है वो ऊपर सॉइल से ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक। अब ये जो रेडिकल है, रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट्स। तो रेडिकल से क्या बनेंगी, प्राइमरी रूट्स बनेंगी। प्राइमरी यानी कि जो सबसे पहले जो रूट निकलती हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राइमरी रूट्स, ठीक है। विच बियर्स लेटरल रूट्स फॉर सेवरल ऑर्डर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। अब ये रेडिकल है, रेडिकल से रूट बनी, रूट में क्या हुआ, काफ़ी सारी इससे और लेटरल ब्रांचेस निकली। उन लेटरल ब्रांचेस ने क्या किया, सेवरल ऑर्डर में
काफ़ी सारी सेकेंडरी रूट्स को बना दिया। ये क्या है, प्राइमरी रूट है, इससे ब्रांचेस निकली, यही किस में बदल गई, ये बदल गई सेकेंडरी रूट में। अब सेकेंडरी रूट से और ब्रांचेस निकली इस तरीके से, तो ये किस में बदल जाएंगी, टर्शरी रूट में बदल जाएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट इसमें प्राइमरी रूट्स अलोंग विद लेटरल रूट्स फॉर्म्स द टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट में अगर कोई प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट आप समझ ही गए होंगे कि रेडिकल जो बढ़ता है ना नीचे की तरफ, रेडिकल बढ़ता चला जा रहा है और इस तरीके से लंबाई में बढ़ता चला जाए, है ना, वो ही बदल जाता है आगे प्राइमरी रूट में, वही आगे किस में तब्दील हो जाएगा, प्राइमरी रूट्स में। इससे क्या होंगे, कुछ हिस्से लेटरल बस ब्रांचेस निकल रही हैं, बस बहुत हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, बस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपने मूली है, गाजर है, देखी होंगी ना, वो भी क्या है, एक टैप रूट का इनका एग्जाम्पल है ये। तो इनसे आपने देखा होगा, मूली है या गाजर है, उनसे जब आप उसे उखाड़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, और यही क्या कहलाती हैं, जो लेटरल रूट्स यहाँ से इस पर से निकल रही हैं, वो भी एक रूट का ही फॉर्म होती हैं। तो ये लेटरल रूट्स इन्हें बोल देते हैं, और इसी को क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम। क्या कहेंगे इसको, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लंबाई में सिर्फ नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। इस प्राइमरी रूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कोई दूसरी रूट नहीं निकलेगी, कोई दूसरी रूट नहीं निकलेगी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि डाइकॉट में क्या हो रहा था, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से टर्शरी रूट, यानी कि ये पहली रूट बन रही है, प्राथमिक जड़ बन रही है, फिर द्वितीयक जड़ बन रही है, फिर तृतीयक जड़ बन रही है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट निकलेगी, और वही क्या हो रही है, वो जो रूट है वो लंबाई में बढ़ती चली जाएगी, नीचे की तरफ सॉइल की तरफ ग्रोथ करती चली जाएगी, उसी को क्या कहेंगे, टैप रूट। जैसे कि किस में दिखाई देगा, मस्टर्ड में और ग्राम में, यानी कि सरसों में और चना में ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मोनोकोटिलेडन्स की। मोनोकोटिलेडन्स में क्या होती है, प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एट इट्स बेस ऑफ स्टेम टू कंटिन्यू द फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जैसे वीट एंड राइस, अब मोनोकॉट्स में क्या होता है, हमने अभी बताया कि जिसमें एक ही कॉट होता है उसे मोनोकॉट कहते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी रूट है वो क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है, किसके द्वारा, बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। इसके ये से प्राइमरी रूट निकली, रेडिकल से क्या बनी, प्राइमरी रूट बन गई। अब ये जो प्राइमरी रूट है वो डिसअपियर हो जाएगी, किससे हो जाएगी, लेटरल रूट। काफ़ी सारी इसमें लार्ज नंबर में काफ़ी सारी रूट्स निकल आती हैं इसके स्टेम के बेस से। ये स्टेम है, इसके बेस से काफ़ी सारी इस तरीके से झुग्गे में जो रूट्स निकलती हैं उन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट्स। तो ये पहले रेडिकल से एक प्राइमरी रूट बनी थी, अब वो प्राइमरी रूट क्या हुई, उसकी जगह किसने ले ली, नंबर ऑफ रूट, यानी कि काफ़ी सारी रूट निकल आती हैं किसके, स्टेम के बेस से, इस तरीके से निकल आएंगी और एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं वहीं ज़मीन में फैलकर, और ये किस में तब्दील हो जाती हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम इसको हम कहेंगे। जैसे कि वीट में और राइस में, यानी कि गेहूँ में और चावल में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट है द रूट्स दैट राइजेस फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बिसाइड्स रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंशियस रूट्स। अब वो रूट्स जो कि रेडिकल के अलावा किसी दूसरी जगह से निकलती हैं, जैसे कि प्लांट के स्टेम से निकल रही हैं, या फिर आपने देखा होगा जैसे कि बनैन ट्री होता है, वहाँ पर क्या होती हैं कि रूट कहाँ से निकलती हैं, ब्रांचेस से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि उनको मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने 10th क्लास में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा ब्रायोफिलम का। एक ब्रायोफिलम नाम का पौधा होता है, उसकी लीफ से रूट निकलती हैं, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उससे लीव्स निकलती हैं, और जब वो पत्ती राइप हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से जब वो मैच्योर हो जाएगी, तो वो क्या होगी, फॉलोअप होगी, गिरेगी पौधे से, और गिरने के बाद क्या होगी, वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। और डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा कि जितनी वहाँ से रूट निकली हैं, जितनी रूट वहाँ से निकली हैं, उस हर एक रूट से क्या बन जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, इन्हीं को क्या बोलेंगे, एडवेंशियस रूट। इन शॉर्ट आप इतना समझ लो कि अगर रेडिकल के अलावा किसी दूसरी जगह से अगर लीव्स निकल रही हैं पौधे में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडवेंशियस रूट कहते हैं। ज़्यादा लंबा मत जाओ, ठीक है। जैसे कि ग्रासेस हैं, बनैन ट्री है और मेज़ है, घासें होती हैं, और बरगद का है, बरगद का पौधा है, मेज़ मतलब मक्का, इनमें ऐसी रूट्स देखने को मिलती हैं, एडवेंशियस रूट्स। अब नेक्स्ट है इसमें द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्ब ऑफ वाटर मिनरल्स फॉर सॉइल फ्रॉम सॉइल प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज to the plant part and storing reserve food material. You well knows about it. आपको पता है इसके बारे में कि रूट का क्या काम होता है,
कि वाटर को लेंगी, सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्व करेंगी, साथ ही साथ एंकरेज का मतलब क्या होता है, उसको पकड़ प्रोवाइड कराती हैं पौधे को सीधा खड़ा होने के लिए, और अपने अंदर क्या रखती हैं, मिनरल्स को स्टोर करके रखने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीजंस ऑफ रूट्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट।